Bismillahirrahmanirrahim. Hi, welcome once again. We are here back again in today's lecture's second video part, and we are discussing a new topic. It's professional ethics. We've already seen the terminology, and we saw what morals, ethics, they mean. Now we will further proceed into the discussion. I'll try to get the PowerPoint slide presentation in front of you. So here it is in front of you. By the end of the previous lecture video, we had discussed about list of workplace ethics, and we also understood terminology, which is what are morals, what are ethics. We also talked about some verses from the Holy Quran. We also found some interesting input from the Constitution of Pakistan, its preamble. And now we are going to, first of all, talk about the difference between ethics and morals. The meaning is already clear to you. Moral is a common sense that tells us whether certain actions are right or wrong, good or bad. And ethics is basically the principles formed on the morals so that an individual or a society can follow them while conducting their activities, their work, especially the professionals. Now, what is the difference? The difference is very much clear. You have to understand this. Morals are simply an individual's perception. मॉरल्स हमेशा इंडिविजुअल्स से बनते हैं. इंडिविजुअल्स अपने लिए मॉरल्स वज़ा करते हैं कि कौन सी चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कौन सी चीज़ अच्छी है या बुरी है, दुरुस्त है या गलत है. ये इंडिविजुअल्स डिसाइड करते हैं. ये अलग बात है कि एक जैसे मॉरल्स रखने वाले बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिल जाते हैं. मसलन अगर कोई शख्स झूठ बोलने को बुरा समझता है तो उसे कई और ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके मॉरल्स में झूठ बोलना दुरुस्त नहीं, वो झूठ नहीं बोलते. एक शख्स जो गालम गलोच पसंद नहीं करता, उसे कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो उसकी तरह ही गालम गलोच पसंद नहीं करते और ना ही उसमें इन्वॉल्व होते हैं. तो कहा जाएगा कि मॉरल्स जो है वो इंडिविजुअल का परसेप्शन है. और बहुत सारे इंडिविजुअल्स जब मिलेंगे तो वो कोई ना कोई एक ग्रुप होगा, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी और फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई ना कोई अथॉरिटी वाला शख्स इन इंडिविजुअल मॉरल्स को एक एथिक्स की शक्ल में फॉर्मुलेट करते हैं. यानी मॉरल्स इंडिविजुअल्स बनाते हैं या परसीव करते हैं, जबकि एथिक्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस की कोई अथॉरिटी या ग्रुप या कल्चर या जो भी जगह है वहाँ का कोई ना कोई अथॉरिटी वाला शख्स होगा, वो एथिक्स फॉर्मुलेट करता है. एथिक्स फिर से ज़हन में रखें कि ये मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं. तो अथॉरिटी इन मॉरल प्रिंसिपल्स को फॉर्मुलेट करती है और लोगों तक पहुंचाती है. जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई सॉफ्टवेयर हाउस है या कोई क्लाइंट की ऑर्गेनाइजेशन का दफ्तर है या कोई स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे जो अथॉरिटी होगी वो इन एथिक्स को तैयार करेगी और इम्प्लीमेंट करवाएगी.
स्कूल में कोई प्रिंसिपल हेडमास्टर हो सकते हैं, या कॉलेज का प्रिंसिपल, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हो सकते हैं, रजिस्ट्रार हो सकते हैं, इस तरह से। तो डिफरेंस आपको क्लियर हुआ। मॉरल इंडिविजुअल्स लेके आते हैं, और जब बहुत सारे इंडिविजुअल्स एक जैसे मॉरल्स लेके आते हैं तो फिर ऑर्गेनाइजेशन या जो ग्रुप उनका बनता है, वहां पे किसी न किसी शख्स की अथॉरिटी जो इस्तेमाल होती है, और वो उस अथॉरिटी के तहत इन मॉरल्स को बुनियादी असूलों के तहत या बुनियादी असूलों की शक्ल में, मॉरल प्रिंसिपल्स की शक्ल में इंप्लीमेंट करते हैं। अब बात करते हैं वैल्यूज। वैल्यूज को हम मॉरल वैल्यूज भी कहते हैं। तो वैल्यूज को उर्दू में कहते हैं इकदार, और ये जमा है कदर की। जिस तरह मैंने पहले शुरू में बताया था, कदर का मतलब है आप किसी चीज को कितना की इंपॉर्टेंस देते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं या बहुत कम या नॉर्मल सी, उसे आप कहते हैं कदर। लेकिन जिस तरह होता है ना कि हर शख्स की जिंदगी में दौलत की कदर होती है, दौलत सबको पसंद है, पैसा कितनी अहमियत है शायद बाकी चीजों से ज्यादा, लेकिन जो इंसान के रिश्ते हैं, खून रिश्ते, भाई बहन, माँ बाप, वो इन सब चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। रुपए पैसे जायदाद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंसान के रिश्ते हैं, करीबी रिश्ते। तो फिर आपको अंदाज़ा हुआ कि कुछ चीज़ों की वैल्यू या इम्पोर्टेंस दूसरों से ज़्यादा होती है। लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है इंसानों पे, इंडिविजुअल्स पे, कल्चर्स पे, माशरों पे, और मुख्तलिफ ममालिक में इसका मुख्तलिफ ट्रेंड। बहरहाल आगे इसको और भी डिस्कस करते हैं। प्रिंसिपल्स और कोड्स दैट एनेबल यू टू डिसाइड व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज लेस इंपॉर्टेंट, उसे आप कहेंगे वैल्यूज। यानी ऐसे और एथिकल प्रिंसिपल्स, मॉरल प्रिंसिपल्स, या कोई कहावतें या कोई किसी की कही हुई बात जिसे आप किसी दूसरी चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, या उसे बाकी चीजों से कम इंपॉर्टेंस दे रहे हो, दोनों सूरतों में ये बन जाएगी वैल्यूज। अब होता ये है कि ये जो वैल्यूज हैं ये भी इंडिविजुअल्स से ग्रुप्स की तरफ चलती है। वैल्यूज हम इंडिविजुअल से लेके चलते हैं और वो ग्रुप्स में बनती हैं, लेकिन हम कभी भी वैल्यूज को इंडिविजुअल पे अप्लाई नहीं करते बल्कि मुआशरों पे अप्लाई करते हैं। ये बात मान लेते हैं कि वैल्यूज लेके कौन आया, इंडिविजुअल्स, लेकिन उसका इंपैक्ट इंडिविजुअल पे नहीं है। इंडिविजुअल की वैल्यू रिफ्लेक्ट नहीं होती, ग्रुप की वैल्यू रिफ्लेक्ट होती है। ग्रुप का मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई फैक्ट्री, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई लाइब्रेरी, कोई शॉप, कोई शॉपिंग मॉल, कोई रेस्टोरेंट, कोई भी हम मिसाल ले सकते हैं ग्रुप की। तो हम ऑर्गेनाइजेशन का ही लफ्ज यूज कर लेते हैं। लेकिन अब अगर आप इसे मजीद बाहर फैलाएं तो ये ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकल के सोसाइटी, सोसाइटी से बाहर निकल के पब्लिक, और पूरी नेशन, पूरी कंट्री। अब आपको वाज़ेह नजर आएगा कि किसी एक मुल्क में वैल्यूज एक जैसी होंगी, लेकिन किसी दूसरे मुल्क में वो वैल्यूज वैसी नहीं होंगी जिस तरह पहले किसी मुल्क में हमने देखी। पाकिस्तान की इखलाकी इक़दार या मॉरल वैल्यूज शायद हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान से डिफरेंट हों, थोड़ा बहुत उनमें सिमिलैरिटीज हो सकती हैं, लेकिन डिफरेंसेस भी बहुत हैं। वो हम वाज़ेह तौर पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसकी वजह उनके रिलीजन, जो मेजॉरिटी रिलीजन है, उसकी वजह से है। हमारे यहाँ जो मेजॉरिटी रिलीजन है वो इस्लाम है। अब चाहे कोई KPK में रहता हो, चाहे कोई रहता हो बलूचिस्तान में, कहीं सिंध में, गिलगित बल्तिस्तान में, पंजाब में, कश्मीर में, तो बड़ी हद तक हमारी जो वैल्यूज हैं एज अ नेशन सेम। वैल्यूज का मतलब कि हम जिन चीज़ों को इम्पोर्टेंट समझते हैं ज़्यादा, या जिन चीज़ों को हम कम इम्पोर्टेंट समझते हैं। लेकिन आप जैसे किसी और मुल्क में जाएंगे तो वैल्यूज थोड़ी सी डिफरेंट भी हो जाएंगी।
आप बिल्कुल यूरोप में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, तो वैल्यूज बिल्कुल ही डिफरेंट। अगर आपके मुल्क में मशरकियत या शर्म हया को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो ज़रूरी नहीं कि आपके पड़ोसी मुल्क में या यूरोप में या अमेरिका में उसे उतनी इम्पोर्टेंट दी जाती हो, शायद उसके मतलब को सोचता भी ना हो। वहाँ पे आपके मुल्क में पर्दादारी, उसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, यानी जो पर्दा है उसमें कोई रहे, हिजाब में रहे। लेकिन आप किसी और माशरे में चले जाएं तो वहाँ पे वो जो पर्दे का मामला है उसकी इम्पोर्टेंस ही कोई नहीं है, बल्कि जब यहाँ से कोई पर्दा या हिजाब करता है तो वो उसको अजीब लगता है। हमारे यहाँ एज अ होल माशरे में अल्कोहल का इस्तेमाल ढके छुपे जगहों पे होता है, होता होगा, लेकिन पब्लिकली ओपनली इस पे कानून भी बने हुए हैं और इखलाकी तौर पे भी उस शख्स को बुरा समझा जाता है जो अल्कोहल या नशा आवर चीज़ें कंज्यूम करता है। लेकिन आप किसी और मुल्क में चले जाएं तो वहाँ पे तो खाने की चीज़ मिले ना मिले, वो एक अल्कोहल ज़रूर मिल जाए, एक ड्रिंक, तो आपको अंदाज़ा होगा कि कुछ चीज़ों को आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, वो कम इम्पोर्टेंस देते हैं, और जिन चीज़ों को आप कम इम्पोर्टेंस देते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हों। तो जहां हमने बात की थी मॉरल्स की और एथिक्स की, वहां से इब्तदा होती है सारी कहानी। सबसे पहले तो मॉरल, इंडिविजुअल को सोचना है कि जी फलां काम अच्छा है या बुरा। लेकिन जब वो ग्रुप की शक्ल में आएगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी सोसाइटी में, तो फिर उसके लिए एथिक्स बना दिए जाएंगे, मॉरल प्रिंसिपल्स। अब यही एथिक्स और मॉरल हैं जो कि मुआशरों की इकदार बनाते हैं, उनकी वैल्यूज बनाते हैं। हमारे माशरे में बुजुर्गों की बहुत रिस्पेक्ट की जाती है, अपने वालदैन की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। शायद उसकी वजह मजहबी भी है और शायद उसकी वजह ये है कि जी यहाँ पे लोगों के पास डिपेंडेंसी बहुत है, जॉइंट फैमिली सिस्टम्स हैं। लेकिन बारह जो भी है, तो पेरेंट्स की सबसे अहमियत ज़्यादा है हमारे मुल्कों में। इस तरह के जी लोग इकट्ठे रहते हैं, अपने वालदैन के साथ रहना पसंद करते हैं। लेकिन आप देखें अमेरिकन में या यूरोप में भी वो उतनी रिस्पेक्ट ही नहीं देते पेरेंट्स को, क्योंकि चाइल्डहुड से ही, बचपन से ही उनको इंडिपेंडेंस का दर्स सिखा दिया जाता है। लाइक स्कूल के बच्चे अखबार बेचते हैं सुबह के वक्त या कोई और काम करते हैं और उससे अपनी एडिशनल फीस वगैरह कोई जो है वो जनरेट करते हैं। तो वो डिपेंडेंसी पेरेंट्स, हालांकि पेरेंट्स भी अमीर होंगे, लेकिन वो पसंद करते हैं कि उनके बच्चे को मूवीज वगैरह आपको वैसे अक्सर नजर आता है कि जी पेरेंट्स अलहदा रह रहे हैं और जो बच्चे हैं ग्रोन अप्स वो अलहदा रह रहे हैं। जिनकी शादी होती है वो अलहदा रह के शादी अपनी करते हैं, अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं। फिर साल के साल वो कभी मदर्स डे पे और कभी फादर्स डे पे अपने वालदैन को पैगाम भेजते हैं, जी हैप्पी पेरेंट्स डे, हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी मदर्स डे। जबकि हमारे माशरे में ये कहना ही नहीं पड़ता जी हैप्पी पेरेंट्स डे, हैप्पी फादर्स डे, क्योंकि वो तो हमेशा आपकी आंखों के सामने है। तो इट मीन्स के आपके यहाँ कुछ चीज़ों की अहमियत ज़्यादा है, जिस तरह पेरेंट्स की इज्जत करना, उनकी हुक्म मानना। कुरान ने भी ये सिखाया है। इखलाकी तौर पे भी उस शख्स को बुरा समझा जाता है जो अपने वालिदैन से बुरा सलूक करे। तो उन माशरों में तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। अब ये एक एग्जाम्पल है और इस किस्म की बहुत सारी एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगी। जो हम जिस चीज़ को आम जुबान में कहते हैं कल्चर, जी पाकिस्तान का कल्चर और अमेरिका का कल्चर मुख्तलिफ है, तो वो कल्चर असल में इन्हीं वैल्यूज़ की मदद से बनता है। उनका कल्चर और हमारा कल्चर इसलिए मुख्तलिफ है कि उनकी वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, हमारी वैल्यूज़ डिफरेंट हैं। और वैल्यूज़ डिफरेंट होने का मतलब कि हम कुछ चीज़ों को तो बहुत ही ज़्यादा अहमियत देते हैं, वो उन्हीं चीज़ों को कम अहमियत, बल्कि अहमियत ही नहीं देते। तो अब मैं आपके सुपुर्द ये काम कर रहा हूँ कि आप ज़रा खुद थोड़ी सी तहकीक करें
कुरान और हदीस में से कोई ऐसे हवाले तलाश करें कि जो मॉरल वैल्यूज के मतलब कुछ निशानदेही करें। बड़ी इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं, आप सर्च करें। ये जो सर्च और मालूमात की जुस्तजू है, ये मुझे कोई फ़ायदा नहीं देगी, आपको फ़ायदा देगी आपकी एजुकेशन और आपका आगे जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। आपको एक कॉन्टिन्यूसली रिसर्च और स्ट्रगल में रहना पड़ेगा। तो इसी वाले से अगर आप मेरी ये बात माने और थोड़ा सा पुराने रेफरेंसेस कुछ ढूंढें, ताकि हम अगला जो इंटरेक्टिव सेशन होगा थर्सडे को, उसमें हम ये सवाल जवाब की शक्ल में, बातचीत की शक्ल में इसको कवर कर सकें। तो अब वैल्यूज आप यकीनन समझ चुके होंगे। आगे मूव करते हैं। 3 चीजें हमने देख ली, मॉरल्स, एथिक्स और वैल्यूज। और इस दौरान हमने कुछ एग्जाम्पल्स तस्वीरी शक्ल में भी देखी हैं और कुछ कुरान पाक की आयात और अहदीस के हवाले भी हमने देखे हैं। कानून क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसके मुतालिक भी हम देख चुके हैं। वर्क प्लेस पे एथिक्स कैसे होने चाहिए, और फिर वैल्यूज और उसकी चंद एक ज़बानी एग्जांपल्स मैंने आपको बताई। अब डिस्कशन करते हैं आपको फोकस करके, स्टूडेंट्स को। हमारे माशरे में ये भी एक बहुत अच्छी बात अभी तक कायम है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने असातिज़ा, जिस तरह अपने वालिदैन की इज़्ज़त करते हैं उसी तरह अपने असातिज़ा की इज़्ज़त करते हैं। लेकिन शायद बाहर के माशरे में इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि उनकी वैल्यूज़ डिफरेंट है। तो स्टूडेंट्स चाहे वो कॉलेज के हों, स्कूल के, यूनिवर्सिटी के, किसी भी लेवल पे, उन्हें अपनी कैरेक्टर और पर्सनैलिटी में कौन सी मॉरल वैल्यूज़ को एज अ होल एडजस्ट करना है, शामिल करना है। तो जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं। पहले है अनकंडीशनल लव एंड काइंडनेस। स्टूडेंट्स को, बच्चों को चाहिए कि जी वो एक दूसरे के साथ काइंडनेस के साथ पेश आए, रहमदिली के साथ। अनकंडीशनल लव, एक दूसरे को एज अ इंसान उससे मोहब्बत रखें। इंसान इंसान से मोहब्बत नहीं रखेगा तो फिर क्या पहाड़ों से रखेगा। इस दुनिया में बका इसी चीज में है कि लोग एक दूसरे को चाहते हुए या ना चाहते हुए भी मोहब्बत रखें। इंसान एक दूसरे इंसान से मोहब्बत रखेगा, ये तो मजहबी फरीजा भी बन जाता है। अब होगा ये कि जब आप किसी दूसरे के साथ अनकंडीशनल लव और काइंडनेस से पेश आएंगे तो इट विल रिटर्न, वो भी रेसिप्रोकेट करेंगे ऐसी ही जज्बात के साथ। दे विल ऑल्सो गिव यू अनकंडीशनल लव एंड काइंडनेस। दूसरी चीज है ऑनेस्टी। इंसान को ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, जिसमें शामिल हो जाता है झूठ नहीं बोलना, किसी की अमानत में खयानत ना करना, किसी का नुकसान हो रहा है तो उसको पहले से बता देना कि भी तुम्हारा नुकसान, किसी का फायदा है तो उसको बताया जाए कि यार तुम अगर ये काम करो तो तुम्हें फायदा होगा। ये ऑनेस्टी में आता है एंड इट विल रिटर्न। लोग भी आपको इसी तरह से रेसिप्रोकेट करें। फिर तीसरे नंबर पे बड़ी अहम चीज है हार्ड वर्क। स्टूडेंट्स के लेवल पे तो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क की जरूरत है, क्योंकि हर रोज एक नई चीज आपके सामने सब्जेक्ट्स में, टॉपिक्स में आती है। तो उसे सीख लेना, उसे याद रखना और ज़रूरत पड़ने पे उसको इस्तेमाल करना, लाइक एग्जाम्स में, ये बहुत अहमियत रखता है। फिर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने वाले बहुत मेहनत करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलप करने पे, मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं C++, C#, पाइथन, और आप PHP वाले लोग अभी भी हैं, कुछ अभी भी सुना जाता है, .NET वाले भी हैं, ASP पे काम करते हैं। मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं, मुख्तलिफ टूल्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं, स्क्रीन डिज़ाइनिंग करने वाले, GUI डिज़ाइन करने वाले, नेटवर्क डिज़ाइन करने वाले। तो हमारे प्रोफेशनल्स बहुत मेहनत करते हैं। तो ये मेहनत यहीं से शुरू हो जाती है, क्लासरूम से सीखने की और उसको एक्सरसाइज करने की, और फिर ये मेहनत आपके काम आती है जब आप प्रोफेशनल बन के मैदान में उतरते हैं। तो मैदान या फील्ड की कई चीज़ें आपको पहले से प्रैक्टिस की हुई होती हैं।
अब इसमें एक बड़ा अहम एलिमेंट है कि हार्ड वर्क जो है वो सिर्फ 1% हिस्सा इंस्पिरेशन है, यानी आपकी नीयत या आपने कहीं से इंस्पिरेशन लिया कि जी ये मेहनत करनी है मुझे, वो सिर्फ 1% है। उससे कहीं ज्यादा अहमियत है 99% के बराबर परस्पिरेशन। परस्पिरेशन का मतलब है पसीना बहाना, और मुहावराती तौर पे पसीना बहाने का मतलब है मेहनत करना, पूरी तवज्जो और पूरी लगन के साथ, अपनी जिस्म की अपने ज़हन की पूरी एनर्जीज के साथ मेहनत में लग जाना, पूरी एफर्ट करना, वो 99% काउंट करता है। जबकि जो नीयत है वो सिर्फ 1% है, इंस्पिरेशन। चौथे नंबर पे है कि जी एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी करें। एक दूसरे को रिस्पेक्ट करने का मतलब है कि एक दूसरे को मिस यूज ना करें, किसी को धोखा ना दें, किसी कमजोरी का मिस डिसएडवांटेज जो उसके है उसे आप अपने एडवांटेज में इस्तेमाल करना शुरू कर दें, ये दुरुस्त नहीं है। एक कहानी जो बचपन में आपने पढ़ी होगी वो है गोट एंड फॉक्स, जिसमें ये कि जी वो एक लोमड़ी कहीं चलते फिरते किसी कुएं में गिर गई और वहां से उसे निकलने का कोई तरीका नहीं मिल रहा था क्योंकि थोड़ी सी ऊंची दीवार थी। तो उसने देखा कि वहां पे एक कोई बकरी की आवाज आ रही है, तो उसने बुलवाया उसको, बकरी को, कि जी जरा कुएं में झांको। जब वो बकरी ने कुएं में झांका तो उससे पूछा कि जी तुम यहाँ कुएं में क्या कर रहे हो, लोमड़ी को उसने पूछा। तो लोमड़ी ने कहा कि जी, झूठ बोला ना, उसने कहा कि जी मैं यहाँ पे इंजॉय कर रही हूँ, बहुत ही मीठा शरबत जैसा पानी है और इससे बहुत ताकत और तवानाई मिलती है, फरहत मिलती है। तो बकरी जो है वो इतनी लालच में आई कि वो जंप लगा के वो भी कुएं में आ गई, और जितनी देर में वो कुछ समझ आती उसको उतनी देर में लोमड़ी जंप लगा के उसकी कमर पे और फिर जंप लगा के कुएं से बाहर। अब वो खुद तो निकल गई लोमड़ी, लेकिन अब वो बकरी को कोई तरीका नहीं आ रहा, वो उधर ही फंसी हुई है। यानी उसे दोस्त बना के उसने मिस यूज किया, एडवांटेज उस पर हासिल किया, क्या कहना चाहिए, मिस यूज करके, ट्रस्ट को मिस यूज करके। तो दोस्तों के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए, उन्हें रिस्पेक्ट करें। अगर उनके नुकसान में कोई चीज जा रही है तो उसकी निशानदेही करें, फायदे में जा रही है उसकी निशानदेही करें, लेकिन अपना मतलब या गर्ज निकालने पे जोर नहीं होना चाहिए, इसका ये मतलब है। फिर है कॉपरेशन, एक दूसरे से ताउन करें। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप पेपरों में, एग्जाम में एक दूसरे से कॉपरेट करना शुरू कर दें वो तो फिर इलीगल हो जाएगा। अच्छे कामों में, मेहनत के कामों में, प्रोडक्टिव कामों में एक दूसरे को सपोर्ट करें, और ख़ास तौर पे ग्रुप या टीम जहाँ पे होती है वहाँ पे किसी एक की जीत बाकी सबकी जीत है, और कोई एक हार जाए तो बाकी भी हार गए समझ लें। कंपैशन है शफकत, लोगों से शफकत का बर्ताव करें, अपने काम से शफकत का बर्ताव करें। फॉरगिवनेस, एक दूसरे को माफ़ करने के आदी बने। दरगुजर करें, किसी की कोई आदत बुरी लगती है या किसी ने आपको कोई नुकसान पहुंचाया है तो उसे दिल पे ना लें, उसे छोड़ दें, भूल जाएं। फॉरगिवनेस का ये मतलब है। अब जिस तरह से ये स्टूडेंट्स के लिए मॉरल वैल्यूज़ हैं, इसी तरह से एम्प्लॉयज़ या प्रोफेशनल्स के लिए भी मॉरल वैल्यूज़ हैं। जैसे ये नाम आपको लिखा हुआ नजर आएगा, कॉरपोरेट मॉरल वैल्यूज़। कॉरपोरेट मॉरल वैल्यूज़ का क्या मतलब है? कॉरपोरेट का मतलब होता है इदारे, तंजीम, कोई कॉरपोरेशन, जिस तरह से कोई इंडस्ट्री है या कोई और ब्रोकरेज है या कोई बैंक है, उसे आप कॉरपोरेट का ही नाम दे देते हैं। तो वहां पे जो काम करने वाले लोग हैं और जो एम्प्लॉयर्स हैं उनकी भी कोई मॉरल वैल्यूज हैं। मैं सिर्फ उनके नाम बोलूंगा, आप फौरन समझते जाएंगे। ट्रस्ट वर्दीनेस होनी चाहिए, यानी इंसान, चाहे वो एम्प्लॉयर है चाहे एम्प्लॉय है, वो काबिल एतबार हो, लोग उस पर उसकी नेक नामी और उसकी अमली ईमानदारी की वजह से एतबार करते हों। उस पर अमानतन कोई अगर वो काम उसके सुपुर्द होता है तो वो उसे पूरा पाया तकमील तक पहुंचाए। ऑनेस्टी, ईमानदार, झूठ नहीं बोलना, किसी का बुरा नहीं सोचना, ईमानदार, सादिक।
रिस्पेक्ट, इज्जत और तकरीम, ये स्टूडेंट्स वाले में भी आपने देखा था, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना चाहिए आप प्रोफेशनल्स को। फर्ज शनासी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दी जाती है वो उसको पूरा करे। फेयरनेस, इंसाफ के साथ काम करे, अपने काम से इंसाफ करे और दूसरों के काम के साथ इंसाफ करे। लॉयल्टी हो, अपने साथ सबसे पहले इंसान को अपने आप से लॉयल होना चाहिए, अपने ग्रुप, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से लॉयल, और अपने प्रोफेशन, अपने शोबे से वफादार होना चाहिए। केयरिंग, एक दूसरे की जो है वो केयर करें, एक दूसरे का लिहाज रखें, किसी को किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचे। सिटीजनशिप, यानी एक अच्छा शहरी बनने की कोशिश करें थ्रू योर प्रोफेशन। ये है डिफेक्ट्स, कि प्रोफेशनल्स के अंदर बहुत सारे डिफेक्ट्स आ जाते हैं, यानी कुछ नक्स पैदा हो जाते हैं लोगों की शख्सियात में, ख़ासतौर पे प्रोफेशनल्स की, जो आगे चल के उनकी प्रोफेशनल रेप्यूट और प्रोफेशनल लाइफ में नुकसान पैदा करते हैं। और ये भी बड़े इजी हैं समझने के लिए। झूठ या गलत बयानी, जिन लोगों के अंदर ये होता है हैबिट, वो बहुत बड़ा डिफेक्ट होता है और वो उनकी पर्सनैलिटी और उनके करेक्टर को मस्ख कर देता है। हिपोक्रेसी, रियाकारी, मुनाफिकत, यानी आपके सामने कुछ कहना और किसी और के सामने कुछ और कहना। इनकम्पिटेंसी, यानी लोगों ने डिग्रीज या सर्टिफिकेट्स तो अर्न कर लिए लेकिन काम अभी नहीं करना आता, कॉम्पिटेंट नहीं है, इसे आप कहते हैं नाअहल। इसी तरह से कनिंगनेस और चीटिंग, चालाकी से अपने काम निकालना। और चालाकी का मतलब ये होता है कि आप किसी की लाइल्मी में कोई ना कोई काम कर गुजरते हैं और उसे फिर चांस नहीं मिलता। किसी को धोखा देना, ये कई किस्म का हो सकता है। आप अपने प्रोफेशन में ही सोच लें कि जब एक मॉडल बनाना है और आप मॉडल बना के किसी अगले टीम मेंबर को देते हैं और वो सही नहीं बना होता, तो ये फ्रेब ही है। क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, लोगों के मफादात का टकराव, जो एम्प्लॉयर्स हैं और जो एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उनके मफादात, उनके इंटरेस्ट्स मुख्तलिफ हो जाएं तो फिर क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होता है। जिस तरह अगर मुल्क में ट्रांसपोर्ट का वजीर खुद भी एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टर हो, तो अब उसूली तौर पे तो उसे गवर्नमेंट सेक्टर की जो ट्रांसपोर्ट है उसके मुतल्लिक कोई काम करने हैं, लेकिन वो ऐसे कानून पास करवा ले या ऐसे ठेके ले ले कि जो उसके अपने ज़ाती बिजनेस में काम आ रहे हैं, तो वो हुकूमत या मुमलिकत के मफादात के बरक्स चल रहा है। इसको आप मफादात का टकराव कहेंगे। अपॉर्चुनिस्ट्स हैं लोग, कई मौका परस्त होते हैं जनाब, उनको पता होता है कि जी कोई मौका आना है और दूसरों से वो बात छुपाते हैं। फिर उसके बाद अब प्रेजुडिस या जेलसी, लोग दूसरों से कई दफ़ा हसद महसूस करते हैं या तासुब फील करते हैं। कोई उनसे बेहतर कोई काम कर रहा हो वो उनको अच्छा नहीं लगता, वो फिर अंदर ही अंदर उस हसद में भी जलते हैं और कोई ना कोई ऐसे एक्शन, कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई भी करते हैं कि अगले का नुकसान। एब्यूसिव लोग, जो बदज़बान हैं, बुरी लुग़वियात बोलते रहते हैं, तमीज़ से बात नहीं करते, बदसलूकी करते हैं, बदलिहाजी करते हैं। बदज़ुबान का ये मतलब होता है कि तमीज़ से बात नहीं कर रहा, जो मुंह में आता है वो बोल देता है, वो अच्छा लगे बुरा लगे। ये मॉरल डिफेक्ट्स हैं, इसके अलावा भी बहुत से होंगे। मैं चाहूँगा कि आप नेक्स्ट जो मीटिंग है इंटरेक्टिव सेशन की, उससे पहले आप कुछ पॉइंट्स इकट्ठे करें ताकि हम इंटरेक्टिव सेशन में इंटरेस्टिंग हमारी डिस्कशन हो। लाइक इससे पहले भी मैंने आपको कहा था कि आप वो पर्सनालिटी ट्रेट्स के मतलब कुछ इकट्ठा करें, अहादीस का और कुरान पाक की आयत का रेफरेंस, और इसमें भी आप देख लें कि कुछ पॉइंट्स आप भी इकट्ठे करें जिनसे भी पता चले कि जी प्रोफेशनल्स में क्या क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं। अब लेक्चर का आखिरी हिस्सा आ गया जिसमें हमने इंट्रोडक्शन लेना है प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स का। तो हम कोड ऑफ एथिक्स को तो आज नहीं कवर करेंगे, सिर्फ उसकी इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे। तो ये स्लाइड्स भी मैं अपलोड कर दूंगा, अभी तक अपलोड नहीं की, ये वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। तो मैं ये चाहूँगा कि आप स्लाइड्स को भी देखें और वीडियो लेक्चर्स भी साथ साथ देखें, तो आपको एक प्रीव्यू मिल जाएगा अगले लेक्चर में हमने जो डिस्कशन करनी है उसका भी, और जो करंट लेक्चर हुआ है उसका तो वैसे भी आपको मिल रहा होगा,
ताकि जब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करें कोड ऑफ एथिक्स पे तो आपको बड़ी हद तक अल्फाज या कीवर्ड्स से रूशनास आप हो चुके हैं। तो जनाब अब बात करते हैं प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स। एथिक्स का लफ्ज आप ऑलरेडी अभी सीख चुके हैं। इसका मतलब एथिक्स का मतलब है मॉरल प्रिंसिपल्स, जो कोई अथॉरिटी वज़ा करती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी ग्रुप के अंदर। और कोड का मतलब है लिस्ट। कोड ऑफ एथिक्स का मतलब हुआ ऐसी लिस्ट जिसमें एथिक्स ही एथिक्स लिखे हैं। और प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स का मतलब हुआ ऐसी लिस्ट ऑफ एथिक्स जो प्रोफेशनल्स के लिए। अभी हम ये नहीं कह रहे कि कंप्यूटर साइंस के प्रोफेशनल्स, किसी भी किस्म के प्रोफेशनल्स हों, हर एक किस्म के प्रोफेशनल्स को एथिक्स मिलते हैं। उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन या अपने प्रोफेशन की तरफ से एथिक्स मिलते हैं जिन्हें उनको फॉलो करना पड़ता है। डॉक्टर्स का भी अपना एक प्रोफेशन है और उसमें एथिक्स हैं। जो सर्जन्स हैं उनके भी एथिक्स हैं। मसलन उनके एथिक्स उनको सिखाते हैं कि बॉडी के जिस हिस्से को उन्होंने ऑपरेट करना है सिर्फ उसी को ही वो एक्सपोज करें, बाकी जिस्म को एक्सपोज ना करें। डॉक्टर्स का एथिक्स ये सिखाता है कि जी वो मेडिसिन दुरुस्त दें, तजर्बाती मेडिसिन ना दें कि कहीं मरीज का कोई नुकसान हो जाए, सेहत का या जान का नुकसान हो जाए। सिर्फ जो मंजूर शुदा प्रोसीजर्स हैं सिर्फ वही परफॉर्म करें। तो उनके एथिक्स में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, और आप समझ सकते हैं कि अगर डॉक्टर्स अपने एथिक्स को फॉलो ना करें तो मरीज तो बेचारे बर्बाद होना शुरू हो जाएंगे, मरना शुरू हो जाएंगे। तो अब इस पे और बात करते हैं। व्हाट इज अ प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स? इट्स सिंपली अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्ट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने के जो असूल हैं, एथिक्स, उन्हें हम कहते हैं प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स। अब इनका फ़ायदा ये होता है कि ये प्रोफेशनल्स को मदद देते हैं उनके बिहेवियर में और उनकी डिसीजन मेकिंग में। यानी हर मुमकिन सपोर्ट के साथ वो अपने डिसीजंस करें। इखलाकी पहलू, इज्तिमाई पहलू जहन नशीन रखते हैं, so that they do not cause harm to any single person in their organization. And it keeps employees bound in personal and mutual morals. Ethics, the core of ethics is such that the employees are bound to follow it for their own good and for the mutual good of the organization. That helps keep organizational peace and harmony. पूरी ऑर्गेनाइजेशन में अमन अमान और सुलह सफाई के साथ बगैर किसी झगड़ों और मसलों के लोग अपना काम करें। ये कोड ऑफ एथिक्स हमें मेक श्योर करके देते हैं। अब कोड ऑफ एथिक्स का फायदा क्या होगा ये भी मैं चाहूंगा कि आप पढ़ें। मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ देता हूँ। सेट आउट आइडियल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द प्रोफेशन। यानी जो एम्प्लॉई हैं या प्रोफेशनल्स हैं उन्हें पता तो चले कि उनके प्रोफेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, डिमांड्स क्या हैं। एक्सर्ट अ रेगुलेटरी इफेक्ट फॉर प्रोटेक्टिंग क्लाइंट्स एंड प्रोफेशनल्स। ना सिर्फ ये कि अपने साथियों प्रोफेशनल्स को बल्कि अपने क्लाइंट्स को भी नुकसानात से बचा के रखें। सॉफ्टवेयर के नुकसान, हार्डवेयर के नुकसान, या उसके बाद किसी किस्म की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनमें किसी का नुकसान ना हो। इम्प्रूव द प्रोफाइल एंड पॉपुलैरिटी ऑफ द प्रोफेशन। जिस प्रोफेशन में आप हैं उसकी नेक नामी और मज़ीद शोहरत के बायस बने। तो ये चीज़ें आप खुद पढ़ लीजिएगा। मैं अब थोड़ा सा आगे और डिस्कशन को लेके चलता हूँ। मुख्तलिफ प्रोफेशंस में लाइक डॉक्टरी का, वकालत का, इसके अलावा सहाफ़ियों का, ताजिर लोग, कारोबारी लोग होते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं। फिर बिल्डर्स होते हैं जो मकान वगैरह या बिल्डिंग्स बनाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ठेके वाले। आर्किटेक्ट्स होते हैं जो नक्शे प्लान्स वगैरह बनाते हैं।
इंजीनियर्स होते हैं, सिविल इंजीनियर्स, और डिफरेंट शोबों के लोग होते हैं। तो दुनिया में बेशुमार प्रोफेशंस हैं। हर प्रोफेशन से रिलेटेड कोई ना कोई एक ऐसी बॉडी ज़रूर है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर है जो उस प्रोफेशन से रिलेटेड प्रोफेशनल्स के लिए कोड ऑफ एथिक्स बनाते हैं। इसमें चेंजेस वगैरह भी आती रहती हैं, इम्प्रूवमेंट्स। अब फॉर एग्जांपल अमेरिका की एक एसोसिएशन है, एक इदारा है या कह लें बॉडी है, जिसका नाम है अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन। इनका काम है कि ये पूरे अमेरिका में डॉक्टर्स, सर्जन्स, डेंटिस्ट वगैरह और जो एसोसिएटेड स्टाफ है लाइक नर्सेज हैं या ऑर्डरलीज हैं या डिस्पेंसर्स हैं या कंपाउंडर्स हैं या मेडिकल टेक्नीशियंस हैं, इवन के एम्बुलेंस ड्राइवर्स भी अगर कोई हैं, तो उनको अपने प्रोफेशन में कौन से एथिक्स अडॉप्ट करने हैं ताकि उनका अपना भला रहे और मरीज या उनके लवाहिकीन का भी कोई नुकसान ना हो। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ये अमेरिका के डॉक्टर्स या मेडिकल शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए एथिक्स फॉर्मुलेट करते हैं। पाकिस्तान में भी इसी किस्म का इदारा है, उसका नाम है पीएमए, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन। और एक दूसरा इदारा भी है जो थोड़ी बहुत रेगुलेटरी काम करते हैं, वो है पीएमडीसी, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल। लॉयर्स के लिए भी हैं इदारे, लाइक अमेरिका का जो वकीलों का एक इखलाक या एथिक्स बनाने वाला इदारा है, उसका नाम है अमेरिकन लॉयर्स एसोसिएशन। और पाकिस्तान में है इस नाम से पाकिस्तान बार काउंसिल, जिसके आप इलेक्शन वगैरह भी होते रहते हैं। तो ये जो वकीलों की प्रैक्टिस के दौरान जो इखलाक या एथिक्स से रिलेटेड कोई शिकायत होती हैं, उनका इजाला करने के लिए और नई प्रिंसिपल्स डिफाइन करने के लिए ये पाकिस्तान बार काउंसिल सुप्रीम कोर्ट लेवल पे भी है और हाई कोर्ट लेवल पे भी है। फिर सहाफ़ी, चाहे वो प्रिंट मीडिया वाले हों, अखबार, मैगजीन्स, डाइजेस्ट, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक में हों, ये लाइक जो टीवी चैनल्स पे हैं, कुछ लोगों ने केबल चैनल्स बना लिए हैं, कुछ लोगों ने यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए हैं, तो तमाम के तमाम है तो सहाफ़ी, जर्नलिस्ट। तो ये तो नहीं होना चाहिए कि कोई सहाफ़ी टीवी के सामने आके किसी की भी गालम गलोच करे या किसी के खिलाफ झूठे इल्ज़ाम लगाए। इसके पीछे कोई ना कोई एथिक्स ज़रूर होते हैं, और वो फॉलो होते हैं या नहीं होते वो एक अलग कहानी है। तो पाकिस्तान में जो इदारा है जो जर्नलिस्ट के लिए एथिक्स फॉर्मुलेट करता है, वो है एफयूजे। पूरा नाम इसका है पीएफयूजे, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स। जो पाकिस्तान में तिजारती इदारे हैं, स्टॉक मार्केट्स हैं, जिसी तरह से दुनिया भर में हैं, उनके भी इदारे हैं। अब जो दुनिया की सबसे बड़ी 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं, उनमें से एक है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जिसको वो कहते हैं नाइस, NYSE, और दूसरी बड़ी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो जर्मनी में है, फ्रैंकफर्ट, उसे वो पढ़ते हैं FTSE, FTSE। फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज। इसके अलावा सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज, इसका नाम है SEC, पूरा नाम इसका है SECP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान। अब आती है बात सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स यानी हम आप सब। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए जो कोड ऑफ एथिक्स है वो फॉर्मुलेट किया है एक कंबाइंड या मर्ज्ड इदारा है, जिसमें 2 मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस का कलेक्टिव रोल है। एक तो है ACM, अमेरिकन कंप्यूटिंग मशीनरी, और IEEE, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। इन दोनों की एक मुश्तरका कोशिश थी, जिसके नतीजे में उन्होंने
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोड ऑफ एथिक्स जो कि हम अब आगे हमने उनको पढ़ना है, ये इन्होंने कोड ऑफ एथिक्स फॉर्मुलेट किए थे। अब थोड़ा सा प्रीव्यू में आपको देता चलूं कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोड ऑफ एथिक्स है उसकी शेप क्या है। असल बात यह कि कोड ऑफ एथिक्स अगर एक मुल्क में बनते हैं, जिसने मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी, तो हो सकता है कि एक मुल्क या एक कल्चर के एथिक्स दूसरे मुल्क के कल्चर और एथिक्स से डिफरेंट हो। तो ये डिफरेंस तो प्रोफेशनल्स पे भी अप्लाई होगा, यानी एक मुल्क के प्रोफेशनल्स किसी एक किस्म के एथिक्स पे चलते हों और दूसरे मुल्क के जो प्रोफेशनल्स हैं वो दूसरे एथिक्स पे चलते हैं। और यही बात वैल्यूज़ की भी है। जिस तरह आपको मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि हम अपने मुल्क में कोई भी सॉफ्टवेयर हमें चाहिए हो तो हमें कोई मसला ही नहीं होता, हम किसी से भी बोरो कर लेते हैं। बाजार से पहले वो सीडीज मिल जाती थी, डीवीडीज मिल जाती हैं, और एक ही डीवीडी पे आपको कई कई 100 सॉफ्टवेयर्स मिल जाते हैं। तो ये अगर आप उसकी कीमत अदा करते हैं चंद रुपए, 100 रुपया, तो वो असल में उस चीज़ का मोल नहीं है। जो कि सॉफ्टवेयर उसमें है वो तो कई लाखों करोड़ों के हैं। तो हमने कभी भी कोई झिझक महसूस नहीं की। हम का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूं, मिन हैसल कौम। तो हम सॉफ्टवेयर पायरेसी और सॉफ्टवेयर अनऑथराइज्ड एक्सेस में हमारा मुल्क और किसी हद तक इंडिया वगैरह भी बहुत चैंपियंस हैं, चाइना भी। यानी सॉफ्टवेयर बनाया है माइक्रोसॉफ्ट ने और उसको किसी ने कॉपी करके उसकी मल्टीपल डीवीडीज बना दी हैं। एक्चुअली वो विंडोज़ का सॉफ्टवेयर था जो कि $100 का था, और जो सीडीज या डीवीडीज बन गई हैं वो 100 रुपए की भी नहीं है और वो हर जगह फैली हुई हैं। और भी कई सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ विंडोज़ और माइक्रोसॉफ्ट के ही हों, कोई और भी हो सकते हैं। समटाइम्स तो बने बनाए एप्लीकेशंस जो कि डॉक्टर्स या होम्योपैथिक डॉक्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं, जो लाइसेंस सॉफ्टवेयर होते हैं, वो भी हमें बगैर लाइसेंस के बड़ी इजीली मिल जाती हैं। और फिर उस पर सोने पे सुहागा कि आप अनलाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके उसका क्रैक कोड आपको मिल जाता है, आप उसे क्रैक करके यूज़ करना शुरू हो जाते हैं। तो हमारे मुल्क में जो एक कोड ऑफ एथिक्स बन चुका है अनऑफिशियली, वो बड़ी हद तक ना ये सॉफ्टवेयर पायरेसी पे डिपेंडेंट था। अब काफ़ी इसमें चेंज आ रही है, लेकिन ये चीज़ का आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते अमेरिका में, जहाँ पे आपको हर सॉफ्टवेयर छोटे से छोटा बड़े से बड़ा परचेज करना पड़ता है, लाइसेंस करना पड़ता है। लाइक विंडोज़ आपने लेना है तो आप जिस मार्केट से विंडोज़ की कॉपी ख़रीदेंगे वहीं से आपको वो लाइसेंस भी मिल जाएगा, जिसका आपको परचेज देना पड़ेगा, कीमत देनी पड़ेगी। तो अब चाहे वो कानून की वजह से हो, चाहे लोगों की अपनी अखलाकी बुलंदी की वजह से हो, बहरहाल it is some kind of ethics that are working at one place and not working at other place. तो मैं ये बात कर रहा था कि जो कोड ऑफ एथिक्स है वो डायरेक्टली आपको एथिक्स की लिस्टिंग नहीं देता। इसको दोबारा से आप मेरी बात को सुने। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो कोड ऑफ एथिक्स है IEEE ACM का, ये आपको डायरेक्टली एथिक्स नहीं देता, बल्कि उनको बनाने के लिए कुछ असूल वज़ा करता है, जिन्हें हम कहते हैं 8 फाउंडेशन प्रिंसिपल्स। तो हम असल में जो भी स्टडी करेंगे वो 8 फाउंडेशन प्रिंसिपल्स होंगे जो कि IEEE ACM ने बनाए हैं। अब जहां कहीं भी दुनिया में, किसी भी मुल्क में, किसी भी शहर में, किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में कोड ऑफ एथिक्स बनाया जाएगा तो बनाएंगे वो अपने हिसाब से, लेकिन वो इसकी फाउंडेशन ACM के 8 फाउंडेशन प्रिंसिपल्स पे रखेंगे। तो मैं आपको एट द एंड ऑफ द लेक्चर कुछ नाम दिखा देता हूं। वो 8 की फाउंडेशन प्रिंसिपल्स आपको स्क्रीन की राइट साइड पे लिखे हुए नजर आ रहे हैं, जिनमें सबसे पहले प्रिंसिपल है या प्रायोरिटी है पब्लिक की। यानी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स हैं उनकी सबसे पहली एथिकल प्रेफरेंस
पब्लिक यानी अवाम के साथ होनी चाहिए। उसके बाद कहीं बारी आती है क्लाइंट या एम्प्लॉयर की, फिर प्रोडक्ट की, फिर जजमेंट की, मैनेजमेंट की, प्रोफेशन की, कुलीग्स की, और सबसे आखिर में प्रेफरेंस है सेल्फ यानी प्रोफेशनल खुद। आप फिलहाल ये सोचेंगे कि ये कैसा कोड ऑफ एथिक्स है जो कि प्रोफेशनल को बजाते खुद सबसे एंड पे लाता है और पब्लिक को टॉप प्रायोरिटी पर आता है। तो बहरहाल ये हम अभी डिस्कशन अभी नहीं करेंगे, लेकिन अगले रिकॉर्डेड लेक्चर में ये डिस्कशन हो चुकी होगी। दैट विल बी इन द नेक्स्ट वीक। अब ये जो 8 फाउंडेशन प्रिंसिपल्स हैं, इनके लिए एक नाम इस्तेमाल किया जाता है, वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एथिक्स एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, SEEP, सीप। फिर से देखें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एथिक्स एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, ये कोड ऑफ एथिक्स वहां से आया। तो ये फिर मैं रिपीट कर दूं कि IEEE और ACM की एक जॉइंट टास्क फोर्स थी जिसने काम करके ये एथिक्स वज़ा किए थे। तो अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह वी विल बी टॉकिंग मच मोर अबाउट दिस कोड ऑफ एथिक्स इन द फॉर्म ऑफ 8 की प्रिंसिपल्स और 8 फाउंडेशन प्रिंसिपल्स। सो आज के लेक्चर में हमने जो कुछ कवर किया है, अनफॉर्चुनेटली आप लोग तो उसमें इंटरेक्ट नहीं हो सके, लेकिन उसका हमने इंतज़ाम किया हुआ है थर्सडे के लेक्चर में। आज हमने कुछ टर्मिनोलॉजी सीखी है कि जी ये मॉरल्स, एथिक्स और वैल्यूज़ का क्या मतलब है, उर्दू में इनके क्या मतलब बनने हैं। हम यूज़ करें ना करें, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि उर्दू में इनको क्या कहते हैं, और हमें ये पता चलना चाहिए कि जो मतलब आम आदमी लेमैन लेता है, हम प्रोफेशनल्स उस लेमैन वाले मतलब पे नहीं रह सकते। हमें इसका टेक्निकल मीनिंग इन सब का पता होना चाहिए। तो फिर पहले हमने मॉरल्स की बात की, यानी आप अगर कोई एक कॉमन सेंस डेवलप कर लेते हैं कि जी कोई चीज़ दुरुस्त है या गलत है, अच्छी है या बुरी है, तो वो मॉरल बन जाता है। फिर एथिक्स क्या होता है जी, आप मॉरल्स की बेस पे कुछ कायदे बना लेते हैं, प्रिंसिपल्स बना लेते हैं, असूल, उनको आप एथिक्स कह देते हैं। फिर कुरान पाक की आयत आपने देखी, वहाँ से हमें इंस्पिरेशन मिलता है कि इखलाक से रिलेटेड हम अपनी तालीम कहाँ से लें। तो कुरान पाक में जिन अहम पॉइंट्स को एथिक्स की बेस पे डिस्कस किया गया मुख्तलिफ सूरतों में, आयात में, वो मैंने आपके सामने की समरी रखी है। और फिर कुछ और हैं जो मैंने आपके पढ़ने के लिए आयात छोड़ दी हैं। कानून, पाकिस्तान के कानून में किस तरह से इखलाकियात को प्रोमोट किया जाना है, वो हमें प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से मिल जाता है। फिर आपके सामने वर्क प्लेस एथिक्स की चंद एक एग्जाम्पल मैं चाहूँगा कि आप इसमें कुछ और भी इजाफे करें व्हेन वी नेक्स्ट टाइम मीट। डिफरेंस हमने देखा मॉरल्स और एथिक्स का। फिर हमने वैल्यूज़ यानी मॉरल वैल्यूज़ की डेफिनेशन देखी। और फिर फाइनली हमने देखा कि जी स्टूडेंट्स के लिए मॉरल वैल्यूज़ कौन सी हैं, कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़ या प्रोफेशनल्स के लिए, प्रोफेशनल्स में कौन से नक्स पैदा हो जाएं तो उनकी एथिकल जो प्रोफेशनलिज्म है वो तबाह हो जाती है, वो हमने देखे। और फिर बिलाखिर हमने देखा कि कोड ऑफ एथिक्स, जो कि हमारे केस में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोड ऑफ एथिक्स है, उसके 8 प्रिंसिपल्स के सिर्फ हमने नाम देखे, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उनकी डिटेल्स में फर्दर जाएंगे। सो होपफुली यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड मच ऑफ द डिस्कशन। अगर कोई कमी बेशी है तो वो हम इंटरएक्टिव सेशन में उसको टच कर लेंगे। और होपफुली आपने इसको सुना भी है, समझा भी है और एंजॉय भी किया है। एंजॉय करना लाजमी है, एंजॉयमेंट ही आपके लिए एडिशनल मीनिंग लेके आती है, अंडरस्टैंडिंग लेके आती है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वी विल बी मीटिंग। टेक केयर एवरीबॉडी। अल्लाह हाफिज़।